हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। तो ये सैम्पल पेपर तो आपको फ्री देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी हमारे चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखना चाहें वो 100% फ्री आपको मिल रहे थे, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो भी आपको 100% फ्री मिलेंगे। तो आपकी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो, सरदर्द ख़त्म, बस आप आइए हमारे चैनल पे और 100% फ्री एजुकेशन लीजिए। कोई भी समस्या है, सभी का समाधान यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे अभी रिसेंटली जो समस्या हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के सामने आ रही है वो है कि सीबीएसई द्वारा जो आपका सैम्पल पेपर इशू किया गया है उसे हम कैसे समझें, क्या करें। तो उसकी भी समस्या का हल लेकर हम आ गए। तो समस्या आज जो हल कर रहे हैं हम, वो है हमारी क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। उनका आज हम सीबीएसई द्वारा इशू जो सैम्पल पेपर है 22-23 का वो हम लेकर आ गए हैं। तो ये एक तरीके से आपका प्रारूप है कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या इस पेपर में आने वाला है और कैसे हमें अपने आगे की पढ़ाई करनी है। इसका जो है पूरा अंदाज़ा आपको ये पेपर देकर लग जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो जो आपको सबसे पहले देखना है वो है आपके पेपर का कोड, यानी कि हमारा कोड है 302। तो ये है हमारे कोर का कोड। तो इसे आपको ध्यान रखना है। कोर मतलब आधार, ठीक है। उसमें हिंदी में लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में आधार, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। जब हमारे पास आ रहा है हमारा क्वेश्चन पेपर तो क्या है भाई, विषय हिंदी आधार कोड 302। हमारे सामने समय रहेगा, निर्धारित समय 3 घंटे का है और ये मैक्सिमम है 80 मार्क्स का। मतलब पूरा प्रश्न पत्र हमारे पास 80 नंबर का आ रहा है और 20 मार्क्स हमारे क्या हैं, वो स्कूल द्वारा इंटरनल बेसिस पे दिए जाएंगे आपके ईयरली परफॉर्मेंस, यानी कि आपने क्लास 12 का आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी भी कैटेगरी आपको हम पहले बता चुके हैं किस किस बेसिस पर रहेंगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पेपर के हमारे सामान्य निर्देशों पर। ध्यान रखिए, ये निर्देश यहाँ लिखे ही गए हैं कि आप इनको पढ़ें। बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना और समझना कि क्या क्या है। तो क्या दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा। कुल प्रश्न हैं 13। तो 2 खंडों में विभक्त हैं और 13 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड आ में आपके सामने 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें से आपको 40 करने हैं। अब ये नहीं है कि 45 में से कोई भी आप 40 कर लो। यहाँ पर हर प्रश्न के साथ आपके कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड बा में आपको टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है और हर प्रश्न के साथ अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर आते हैं प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से आप कार्य करेंगे, कुछ भी अपनी मर्जी से आपको नहीं करना है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि आ और बा में जो 13 प्रश्न है 13 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देना कंपलसरी है। उनके इंटरनल विकल्प हैं तो वो आप जो है उसी के हिसाब से काम करोगे, मगर 13 प्रश्न आपको पूरे के पूरे करने हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक पूरा काम सीक्वेंस में करेंगे। ये नहीं कि आपका मन आया कि चलो प्रश्न संख्या 11 हम पहले कर लेते हैं, फिर 13 कर लेते हैं, फिर हम 10 कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले खंड आ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद में खंड बा 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी प्रश्न पहले कर देंगे, आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। खंड आ का हमारा सबसे पहले जो प्रश्न शुरू हो रहा है वो है अपठित गद्यांश, ठीक है। तो अब ये गद्यांश के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो आपको एग्जामिनेशन के राइटिंग वर्क से पहले जो आपको 15-20 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उस समय आप ये गद्यांश को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिए गए हैं, पठित गद्यांश दिए गए हैं, पठित पद्यांश दिए गए हैं। इन सभी को रीड करने का काम आपको कब करना है, जो आपका रीडिंग टाइम रहेगा उसी समय आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है। राइटिंग टाइम के अंदर आप ये काम पढ़ने का नहीं करेंगे,
क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके गद्यांश पद्यांश में, तो इसके आंसर्स भी आप उसी समय जो है निकाल सकते हैं, ताकि जैसे ही आपको लिखने का समय मिले आप फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं गद्यांश को। और गद्यांश को एक ही बार में जब भी आप पढ़ोगे बिल्कुल सारा ध्यान गद्यांश के ऊपर, ताकि एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो हमारे सामने ये गद्यांश जो आ रहा है 10 मार्क्स का है, यानी इस गद्यांश पे हमसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, तो बहुत सावधानी से हम काम करेंगे। चलिए, उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तत्तेन भुजित्था, जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यानी कि जो चीजें हमें लेनी है त्याग भी करते जाओ और ग्रहण भी करते जाओ, तभी आपको मजा है। आप ग्रहण ही करते जाओगे, त्याग नहीं करोगे तो मजा नहीं है। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता है। जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही है, तब भी वह पीछे पांव ना हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है, ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म होने वाली नहीं। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किसी की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसे आप त्याग भी करते जाइए और उसका भोग भी करते जाइए। ये 2 तरीके से संपन्न हो सकता है, मतलब या तो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसका भोग करते जाओ, किसी को दान ना करो, और दूसरा उन लोगों को दान करो जिन्हें जीवन का सारा सुख प्राप्त नहीं होता, तो उनको भी देते जाइए और आप भी जीते जाइए। तो जीवन एक ऐसी एक रस भरी है जिसको आप जितना निचोड़ोगे आपको उसके अंदर से उतना रस मिलेगा। कहने का तात्पर्य है इसमें जितने संकट हैं हम इसका सामना जितनी खुशी के साथ करेंगे, यकीन मानिए हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस, उतना अनुभव सब कुछ भरता जाएगा और हमें क्या होगा, हमें कामयाबी प्राप्त होगी। और कामयाबी जब हमें प्राप्त होगी तो इसका हिस्सा सिर्फ हमको ही नहीं बनना, हमें बहुत से लोगों को बनाना है। तो ये हमें बताया गया इस गद्यांश में। अब इस पर जो है आधारित प्रश्न है पहला, तत्तेन भुजितः कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है? क्या है? परिवर्जन, परिवर्तन, परावर्तन या प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर जो होता है ज्ञान वो है परिवर्जन। परिवर्जन अर्थात यहाँ पर हम किसी चीज का त्याग करते हैं, ठीक है, जहां पर हम चीजों को भोग भी कर रहे हैं और त्याग भी कर रहे हैं। मंजिल पर पहुंचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है जिसने उसे आन की आन से प्राप्त कर लिया हो।
पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो, हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में कर लिया हो, सच्चाई से अपने सपनों में बसा लिया हो। तो क्या है, मंजिल पर पहुंचने का सच्चा आनंद उसे आता है जिसे पाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया हो। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें हम बहुत ही शिद्दत से कोशिश कर रहे हो और हमें मिल जाए तो उसको पाने का जो मजा होता है वो किसी चीज में नहीं होता। नेक्स्ट है, गोधूली शब्द का तात्पर्य है गोधनु, संध्या बेला, गगन धूली या गोध की गोधली कन्या। तो यहाँ पे गोधूली से तात्पर्य होता है संध्या बेला से, यानी कि शाम के समय। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है, गोधूली वाली दुनिया से लोगों का अभिप्राय क्या है? विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, जीवन को दांव पर लगाने वाले लोग, गायों के खुरों से धूली उड़ाने वाले, क्षितिज में लालिमा फैलाने वाले। तो यहाँ पर गोधूली वाली दुनिया के लोगों से तात्पर्य है विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, यानी कि जिनको अपने जीवन में सब चीजें प्राप्त नहीं होती है, तो हमें उनकी हेल्प करने की बात की गई है ना, तो वही लोग क्या है, गोधूली वाली दुनिया के लोग। जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? जब हमको असफलताएं मिलती हैं और जब हम बहुत साहसी होते हैं तब हम क्या करते हैं? बिना डरे आगे बढ़ता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। पराजय से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम आगे रखता है। अपने मित्र बंधुओं से सलाह और मदद के विषय में विचार करता है। असफलता का कारण ढूंढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जिन्हें जीवन में असफलताएं मिलती हैं, यानी कि वो साहसी मनुष्य क्या करते हैं, वो पहले असफलताओं को कारण ढूंढते हैं कि हमको क्यों असफलता प्राप्त हुई, फिर उनको मिटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति साहस की जिंदगी जी रहा है? हम कैसे पहचानेंगे कि साहस की जिंदगी वो जी रहा है? जनमत की परवाह करने वाला, निडर और निशंक जीने वाला, शत्रु के छक्के छुड़ाने वाला, या भागीरथी प्रयत्न करने वाला। तो यहाँ पर हमारे पहचानने की जो कसौटी रहेगी वो है कि कोई निर्भय और निशंक जीने वाला, जिसे डर नहीं है और जिसे किसी पर शंका नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही साहसी व्यक्ति कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे सामने कितने कथन? 3 कथन दिए गए हैं। इन 3 कथनों में हमें देखना है क्या है, और इसके बाद ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब हमें ढूंढना है तीनों में से कौन से कथन हमारे इस गद्यांश के हिसाब से सही है। क्या है? प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य और कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है जिससे वह पार पा सके। मतलब विपत्ति ऐसे ही व्यक्ति के सामने आती है जो उसका सामना कर सके। तो यहाँ पर जो सही वक्तव्य है वो है हमारा पहला और दूसरा, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। दूसरा, मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य व कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है। ये 2 जो वक्तव्य हैं ये हमारे गद्यांश से मिलते हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन गा यानी कि पहला और दूसरा कथन सत्य है। अब आते हैं, जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं। लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि, अब इससे लेखक क्या बात सिद्ध करना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करनी चाहिए, कि जिंदगी हमें रंगमंच के कलाकारों के हिसाब से व्यतीत करनी चाहिए। जिंदगी में सकारात्मक परिस्थितियां ही आनंद प्रदान करती हैं। जिंदगी में प्रतिकूलता का अनुभव जीवन उपयोगी होता है, केवल सुखद परिस्थितियों का सामना करवाती है। तो यहाँ पर जिंदगी को दांव पर लगा देने से तात्पर्य है कि जिंदगी में प्रतिकूलता का अनुभव जीवन उपयोगी होता है, यानी कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अर्थात हमारे सामने जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वो हमें वो परिस्थितियां कुछ ना कुछ हमेशा सिखा कर ही जाती हैं। तो इसलिए ये कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुख बहुत प्राप्त होता है? जो अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं, जो सुख दुख से दूर रहते हैं, जो पहले दुख झेलते हैं, जो सुख को अन्य लोगों से साझा करते हैं। तो उनको स्वाद ज्यादा मिलता है जो पहले दुख झेल चुके होते हैं। अर्थात हम अगर हमको तकलीफ या दुख मिल चुका है और हमारे पास सुख आए तो हमें सुख ज्यादा प्राप्त अच्छा लगेगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप कहीं बाहर गए हो,
ठीक है। मम्मा बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, और बाहर आपको अगर वो खाना नहीं प्राप्त हो रहा है, रूखी सूखी रोटी प्राप्त हो रही है, कभी आप रोटी अचार खा ले रहे हो, कभी खाली ब्रेड बटर खा के रह जा रहे हो, तो आप जब वापस घर आओगे तो उस खाने को, जो आपको दाल चावल सब्जी रोटी जो आपको डेली मिलता था, आपको ठीक लगता, रेगुलर लगता था, जब आप वो खाना खा कर आ रहे हो, जो दाल सूखी रोटी और अचार और ब्रेड बटर, अब जब वो आप घर आके मम्मी के हाथ का खाना खाओगे तो आपको वो सबसे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो दुख झेल कर, यानी वो बेस्वाद खाना खा के आप स्वादिष्ट खाने का मज़ा आपका दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो वही तरीके हम अपने जीवन में जब दुख झेल लेते हैं तो हमें सुख का आनंद बेहतरतीब मिलता है। फिर आते हैं, निम्नलिखित कथन का कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कथन दिया है, यानी कि ए। अब ये कथन आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे इस वक्त जो हमारा गद्यांश हमने पढ़ा है इससे सही है, इसी से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास कारण आर दिया गया है, यानी कि जो कथन दिया गया है उसका जो कारण बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं कि कथन ए और आर दोनों सही है, या ए और आर गलत है, ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। तो इस तरीके से हमारे सामने कई ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें पहले से कथन और कारण को पढ़ना है और फिर हम इन ऑप्शंस को टिक करेंगे। क्या है, जिंदगी के पल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। तो ये कथन तो हमारे गद्यांश में था, तो यानी कि ये सही है। अब कारण को हम देखते हैं, जिंदगी रूपी फल का रसास्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कथन दिया गया है उसका कारण बिल्कुल सही है, यानी कि हमें अगर जिंदगी का मजा लेना है तो हमें खूब अच्छे से श्रम करना है, तभी हम जिंदगी का मजा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो ये हमारा है। तो यहाँ पे कारण और कथन दोनों ही सही हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है वो कौन सा होगा, देखिए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए ऑप्शन का ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। चलिए, यहाँ प्रश्न संख्या 1 खत्म हुई। अब हमारे सामने जो आ रहा है वो है हमारी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर दिया गया है पद्यांश, अर्थात निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही प्रश्न विकल्प चयन द्वारा करना है। तो अर्थात यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 2 पद्यांश प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें से हमें एक पद्यांश करना है, और हमारा ये एक पद्यांश है 5 मार्क्स का, यानी कि एक पद्यांश के ऊपर 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 के उत्तर हमको देने। तो जो भी एक पद्यांश आप चूज करेंगे उसके सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए, पहला पद्यांश हम पढ़ते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बड़ी है निर्मम है, वहां हवा में उसे बाहर जाने का टोटा है, जहां चुग्गा मोटा है बाहर बहेलिए का डर है, यहां निर्भय कंठ स्वर है फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, यूं तो बाहर समुद्र है नदी है झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकलेगी, हर सुजोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो ये हमारा काव्यांश था और इस काव्यांश पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पिंजरे के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? खाने की स्वतंत्रता, सम्मान और स्नेह, नीर कनक आवास सुरक्षा, प्यार पुरस्कार भोजन और हवा, निश्चिंता निर्भयता नियम और नीरसता। तो यहाँ पर पिंजरे के भीतर चिड़िया को जो मिल रहा है वो है नीर कनक आवास और सुरक्षा, ये सभी चीजें उसको प्राप्त हो रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति ही क्यों चाहती है? क्या कारण है कि बाहर जो है सुखों का अभाव है, प्राणों पे संकट है, तब भी चिड़िया मुक्ति चाह रही है? इसका कारण क्या है? वह अपने परिवार से मिलना चाहती है, वह आजाद जीवन जीना पसंद करती है, वह जीवन से मुक्ति चाहती है, वह लंबी उड़ान भरना चाहती है। तो यहाँ पर क्यों वो मुक्ति चाह रही है? उसका कारण है वह आजाद जीवन जीना पसंद करती है। भाई, हमें कैद में 1000 सुख दे दो
मगर तब भी बाहर मुश्किलें हैं, लेकिन हम आज़ादी तो जीना चाहेंगे, हम कैद में तो नहीं रहना चाहेंगे। उसी तरह चिड़िया के साथ में भी है। चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का मंतव्य है। चिड़िया के समक्ष बताया गया है कि धरती बहुत निर्मम है। तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या है? भयावह स्थिति उत्पन्न करना, छोटे जीव के प्रति दया भाव, बहेलिए के बचाव की प्रेरणा, जीवनोपयोगी वस्तु जुटाने के संघर्ष को दर्शाना। तो यहाँ पर चिड़िया के सामने धरती को जो निर्मम बताया जा रहा है, उसका कारण है भयावह स्थिति उत्पन्न करना। अर्थात उसको बताया जा रहा है कि बाहर की स्थिति कितनी भयानक है। यहाँ तुम हो, यहाँ सुख में हो, लेकिन बाहर जो है बहुत ज्यादा भयानकता फैली हुई है चारों तरफ। फिर है पद्यांश का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अब ये पद्यांश हमें क्या चीज का संदेश दे रहा है, क्या चीज बताना चाह रहा है? पिंजरे में पक्षी रखने वालों को सही राह दिखाना है, पिंजरे के भीतर और बाहर की दुनिया दिखाना है, पिंजरे के पक्षी की उड़ान और दर्द से परिचित कराना है, पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताना है। तो यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन इस कविता का प्रतिपाद्य है कि पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया जा रहा है। अगर पक्षियों के लिए स्वतंत्रता जो महत्व रखती है, तो उसी तरीके से हर किसी के लिए स्वतंत्रता महत्व रखती है। तो यहाँ पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह? अब कवि के बारे में हमें कौन सा वक्तव्य सही है ये भी निकालना है। प्रकृति के प्रति कवि सचेत हैं, चिड़िया की सुरक्षा चाहते हैं, आजादी के समर्थक हैं, अन्न जल की उपयोगिता बताते हैं। तो कवि के बारे में जो कथन सत्य है वह है कि वे आजादी के समर्थक हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सभी को आजादी प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमारा पहला काव्यांश खत्म हुआ। अब हम आते हैं हमारे दूसरे काव्यांश पे। ऑप्शन में था ना कि दोनों में से एक काव्यांश करना है, तो अब यहाँ पे अथवा लगा है, यानी या तो आप पहला वाला काव्यांश करो या फिर ये करो। चलिए दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिलाता, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला, है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ही मिट्टी से जन्म लेते हैं, एक ही सूरज उन पर ताप डालता है, एक ही चांद उन पर चांदनी डालता है, हवा भी एक है, बादल भी एक है, मगर यहाँ पर इन दोनों के स्वभाव अलग हैं। एक में कांटे हैं, एक में तो फूल हैं। एक किसी की उंगली को चीरता है, किसी के वस्त्रों को फाड़ता है, तितलियों को नुकसान पहुंचाता है, मगर दूसरे पौधे का फूल जो है कि उसको अपनी गोद में ले लेता है, सहलाता है। तो यहाँ पर एक ही परिवेश में पले दो अलग अलग लोगों के स्वभाव को व्यक्त किया गया है। अब इस पर प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है? फूल और तितलियों से, फूल और पौधों से, पौधे और चांदनी से, बड़प्पन की पहचान से। तो ये जो बताया गया है पैराग्राफ, ये हमारा ये काव्यांश ये है बड़प्पन की पहचान से, अर्थात हमें बड़प्पन दिखाना है। माना कि हम एक ही परिवेश में पढ़ते हैं, हमारी परिस्थितियां एक जैसी रहती हैं, लेकिन हमें परिस्थितियों के हिसाब से भी बड़प्पन को दिखाना, व्यक्त करना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन आए हैं, इनको देखना है जो हमारे काव्यांश से सुमेलित होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है? सद्गुणों के कारण ही मानुष प्रेम का पात्र बनता है, यानी कि अपने अच्छे गुणों के कारण ही मनुष्य जो है वो दूसरों के प्रेम का पात्र बनता है। परिवेशगत समानता सदैव अव्यवस्था को जन्म देती है, यानी कि परिवेश यानी हमारा जो आसपास का वातावरण रहता है ये अव्यवस्था को जन्म देता है। भौगोलिक परिस्थितियां प्राकृतिक विभिन्नता का कारण बनती हैं।
उपलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारे गद्यांश के हिसाब से सही है। मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर कथन केवल एक वाला जो है वो हमारे गद्यांश से सुमेलित हो रहा है, यानी कि सद्गुणों के कारण ही मानुष प्रेम का पात्र बनता है, अपने अच्छे गुणों के कारण। जैसे अब एक पेड़ कांटे उगा रहा है और दूसरा फूल उगा रहा है, तो कांटे वाले को कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो सबको चोट पहुंचा रहा है, तो उसका स्वभाव गलत है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। दूसरा फूल जो सभी को सुगंध दे रहा है, सुंदरता दे रहा है, जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, उसको सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सद्गुणों के कारण ही मनुष्य को सभी लोग प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश से हमें क्या सीख मिल रही है? ये जो काव्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? मनुष्य के कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। समान परिवेश में रहते हुए मनुष्य समान आदर पाते हैं। किसी भी कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य बड़ा हो सकता है। समान पालन पोषण होने पर अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव समान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो काव्यांश है वो हमें सीख देता है कि मनुष्य के कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। मतलब हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो प्रसिद्धि है, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा अपयश फैलेगा, लोग हमारी बुराई करेंगे। ये चीज हमें इससे मिलती है पता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाड़ देता है किसी का वर वसन में, वसन शब्द का क्या अर्थ है? वसन मतलब क्या होता है? व्यसन, वस्त्र, वास या वासना। तो यहाँ पे वसन का तात्पर्य होता है वस्त्र, अर्थात कपड़ों को फाड़ देता है। कांटे से क्या होता है, कपड़े फट जाते हैं ना, तो यहाँ पर वसन से तात्पर्य वस्त्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता अनुसार फूल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कविता के अनुसार हमें बताना है कि फूल कौन सा कार्य नहीं करते हैं। भंवरों को अपना रस पिलाता है, तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है, फल बनकर पशु पक्षियों और मनुष्यों का पेट भरता है, सुरों के शीश पर सोता है। तो फूल इसमें से जो काम नहीं करता वो है फल बनकर पशु पक्षियों के मनुष्यों का पेट भरता है। फूल जो है फल नहीं बनता है, ठीक है, तो इसलिए ये इस कविता में नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा काव्यांश के भी प्रश्नोत्तर यहाँ पर खत्म हो गए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। तो अब क्या है प्रश्न संख्या 3 पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास जो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं ये हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर ये प्रश्न 5 पूछे गए हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में अभिव्यक्ति माध्यम के 5 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, सभी बहुविकल्पीय हैं, तो इनको हम करेंगे। क्या दिया है, मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रभा के लिए जरूरी है। मुद्रित माध्यम अर्थात जो छपे हुए माध्यम जो निकलते हैं ना, उन माध्यमों में जो है लेखन का जो सहज प्रवाह है वो किस माध्यम से सही होता है? तारमयता, उपलब्धता, एक रेखीयता या साध्यता। तो यहाँ पर मुद्रित माध्यम में जो क्या कहते हैं आपका सहज प्रवाह रहता है वो है तारमयता के कारण बना रहता है। कहने का मतलब मुद्रित माध्यम में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, पैराग्राफ, वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तारमयता। तो अब आप जैसे कहानी पढ़ते हो, अब कहानी में कई सारी होती हैं, क्या कहते हैं, पैराग्राफ होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, आपके पास कोई फीचर पढ़ते हैं, या आप मान लीजिए समाचार है कोई पढ़ते हैं, तो सबको लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई उल्टा पिरामिड शैली से लिखा जा रहा है, कोई कथ्यात्मक से लिखा जा रहा है। तो इन सभी में जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है तारमयता, यानी कि सीक्वेंसी, यानी कि आपको फ्लो बना रहता है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। फिर आते हैं संबंधित घटनाओं के दृश्य, बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता देने से प्रेष करना कहलाता है। अब क्या है देखिए, संबंधित घटना यानी कि कोई घटना घटी है, के दृश्य यानी कि उसमें दृश्य भी होंगे, बाइट भी होंगी, मतलब उस दृश्य से रिलेटेड जो बाइट मिलती है एंकर को वो भी रहेगी, ग्राफिक्स भी रहेंगे। मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हो गई तो रेल दुर्घटना में वो जो दृश्य है हम वो भी दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के थ्रू वो दिखाएंगे कि कैसे रेल दुर्घटना हुई। फिर उसके बाद वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, आसपास के लोग या भुक्तभोगी, उनका भी इंटरव्यू लेकर हम डालते हैं, उसे हम बाइट बोलते हैं, वो भी रहेगा। द्वारा खबर जब पूरी संपूर्ण खबर बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? एंकर विजुअल, एंकर बाइट, एंकर पैकेज या ड्राई एंकर। तो ये कहलाता है हमारा एंकर पैकेज। नेक्स्ट आते हैं 6 ककार के लिए उचित क्रम का चयन करिए। आपको 6 ककार पता है, मगर इनका अपना एक क्रम होता है, उस निश्चित क्रम को हमें यहाँ पर टिक करना है। क्या है? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे।
दूसरा ऑप्शन है किसने, कब, क्यों, कैसे, कहां, किधर। तीसरा है कैसे, किसने, कब, क्यों, कितना, कौन। चौथा है क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने, किससे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा का। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये सही सीक्वेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कॉलम का कॉलम खा से उचित मिलान करना है। हमें दो सूचियां दी गई हैं, इनके शब्दों को मिलाना है। क्या दिया है, कॉलम का में है बीट रिपोर्टिंग, फीचर, कारोबार और खेल, और कॉलम खा में है निवेशक, संवाददाता, घुटना टेकना और कथ्यात्मक। अब ये शब्द किनसे किनसे सुमेलित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इनको हम सुमेलित करेंगे, जैसे बीट रिपोर्टर, तो बीट रिपोर्टर क्या कहलाता है, संवाददाता। तो ये हमारा मैच करेगा नंबर 2 से, ठीक है। अब दूसरा आते हैं फीचर। फीचर कैसे लिखा जाता है, कथ्यात्मक पर, कथात्मक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 का हमारा रहेगा चौथा। अब तीसरा हमारा क्या है, कारोबार। अब कारोबार में निवेशक और घुटने टेकना 2 बचा है, तो कारोबार हमारा क्या रहेगा, निवेशक पहला, और चौथा हमारा खेल, खेल के लिए रहेगा घुटने टेकना, यानी कि तीसरा यहां पर रहेगा। अब इसके हिसाब से हमारे सामने ये ऑप्शन दिया गया है, तो पहले का क्या है, दूसरा, तो पहले का दूसरा कहां कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन तो यहां पर कट हो गए, ठीक है, 2 ही बचे हैं। फिर उसके बाद दूसरे का चौथा आ रहा है, तो हम यहां पर देख रहे हैं दूसरे का चौथा, नहीं ये नहीं है, तो दूसरे का चौथा यहां सही है, तीसरे का पहला यहां पर सही है, चौथे का तीसरा यहां पर सही, तो हमारा सही ऑप्शन है खा। तो हम चेक करते हैं, देखें ये हमारा खा ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या है। जब हम विशेष लेखन लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे जरूरी बात क्या होती है, चील उड़ान और शब्द विवेक, गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा, शब्दावली और उपलब्धियां, प्रभावशालिता और बुद्धिमत्ता। जब हम विशेष लेखन करते हैं तो हमारी नजर पैनी होनी चाहिए और उस काम को करने का पक्का इरादा होना चाहिए। तो यहां पर जो सही है वो है सेकंड ऑप्शन, गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। ये प्रश्न है हमारा 5 नंबर का। अब हमारी जो बुक है आरोह, उसका हमारा काव्य खंड पूछा जा रहा है। काव्य खंड से हमारे सामने उषा का जो है एक पैरा प्रस्तुत किया गया है, उषा का एक काव्यांश अंश प्रस्तुत किया गया है, और उस पर हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका हम उत्तर देंगे। चलिए शुरू करें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल धे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरी कविता ही प्रस्तुत हो गई है, तो इस पे आधारित अब प्रश्न पूछा गया है। 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है, किस भाव को बताया गया है, तरलता का, निर्मलता का, उज्जवलता का या सहजता का। तो इससे जो भाव व्यक्त हो रहा है वह है निर्मलता का, यानी कि कोई चीज बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। नीले नभ में उदय होता हुआ सूर्य किसके जैसा प्रतीत हो रहा है, नीले जल में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान लग रहा है, शंख जैसा, गौर वर्णीय सुंदरी जैसा, सिंदूर जैसा या नीले जल जैसा। तो जो सूरज उग रहा है वो नीले जल में प्रतीत हो रहा है गौर वर्णीय सुंदरी जैसा। इस काव्यांश में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है। जो हमें ये कविता दी गई है इसमें कैसा चित्र निकलकर सामने आ रहा है, छाया चित्र, रेखा चित्र, शब्द चित्र या भित्ति चित्र। तो हमारे सामने क्या आ रहा है, शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरा गया है उषा का, तो ये क्या होगा, शब्द चित्र। अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। अब हमारे सामने 4 पंक्तियां दी गई हैं, उसके सामने अलंकार लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कौन सी पंक्ति एकदम सही है। पहली पंक्ति है बहुत नीला शंख जैसा,
तो यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार, बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ेंगे, इसको मार्क करके हम आगे बढ़ जाते हैं। जादू टूटता है इस उषा का अब, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार में सपोज करने की जो भाव होता है, यहाँ पर सपोज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सूर्योदय हो रहा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के लिए विशेषण विशेष का साथ होना जरूरी है और उन दोनों के बीच एकता का होना जरूरी है, तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अब इसमें तो हमको उपमा अलंकार लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपमा करी जा रही है, गौर झिलमिल देह हिल रही हो, तो यहाँ पर क्या अन्योक्ति अलंकार, ये गलत है। तो सही हमारा है पहला वाला, बहुत नीला शंख जैसे, अर्थात उपमा अलंकार, ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते, कवि द्वारा भोर को राख से लीपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर का नभ, यानी कि उन्होंने राख से लीपा चौका बताया है, तो वो क्या चीज बताना चाहते हैं कि भोर का नभ कैसा है? अपनी आभा से चमत्कृत कर रहा है, रात के समान गर्म हवा फैला रहा है, सफेद व नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण है, नए परिवर्तन व आयामों का प्रतीक है। तो यहाँ गीला चौका जो है वो प्रदर्शित कर रहा है सफेद व नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण, अर्थात वो कहीं सूख रहा है, कहीं गीला है। तो अब देखो ना, जब चौका लीपा हुआ होता है तो जब वो सूखने लगता है तो थोड़ी चित्ती चित्ती सी पड़ने लगती है ना, तो कहीं सफेद सफेद होने लगता है, कहीं वो डार्क कलर का होता है, तो इसीलिए वहां पर सफेद और नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण हो जाता है। और आकाश में भी यही होता है, जब सुबह उजाला हो रहा होता है तो कैसा होता है, नीला होता है, एक तरफ सफेद होता है और उनका मिश्रण होता है, ये चीज बताई गई, तो ये समरूपता यहाँ पर दिखाई गई है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 5 पर। क्या दिया गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब हमारे सामने क्या आ रहा है, हमारा पाठ जो हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके गद्य खंड का एक पाठ का कुछ अंश प्रस्तुत किया गया है, एक गद्यांश है, और उस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। तो ये जो हमारा है ये शिरीष के फूल से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उनके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलीय इच्छु दंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वो अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविन्द्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का हिंस द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। तो यहाँ ने कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को जो है उन यहाँ पर कवि ने शिरीष के फूल के माध्यम से बताया है कि वो कितना भी हो, जैसे शिरीष का फूल पत्थर पर खड़े होके रस खींच लेता है, उसी तरीके से यहाँ पे जीवन के रस को खींच कर वो अपनी कविताओं का निर्माण किस प्रकार किया करते थे। अब इस पर हमारे पास प्रश्न दिया है, क्या है? कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी थी? स्थूल और बाहरी, सूक्ष्म और संपूर्ण, आसक्ति और आडंबर, अतिक्रमण और अभ्रभेदी। तो कालिदास की जो क्या कहते हैं दृष्टि थी, वो जो है वो बहुत ही सूक्ष्म और संपूर्ण थी। मतलब आप उनके रचनाओं में देखेंगे छोटी सी छोटी बातों का भी उन्होंने इतना बढ़िया वर्णन किया है और पूरी संपूर्णता के साथ। तो आप अगर मेघदूत पढ़िए या शाकुंतलम पढ़िए तो उसमें आपको ये सारी चीजों को देखने को मिलेगा। अब आते हैं, कौन से गुण के कारण कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर कविताओं में एक साथ न्याय कर पाए हैं? किस गुण के कारण? गंतव्यता, निर्दलीयता, कृषि वत्सलता या तटस्थता? तो ये गुण हमारा था तटस्थता, यानी कि वो अपने नियमों पर तटस्थ रहे, इसीलिए जो है वो कविताओं के साथ पूरी तरीके से न्याय कर पाते थे। फूलों और पेड़ों से हमें जीवन की डैश की प्रेरणा मिलती है। किस चीज की मिलती है? निरंतरता, भावपूर्णता, समापनता या अतिक्रमणता?
तो हमें जो प्रेरणा मिलती है वो है आपका निरंतरता। मतलब प्रकृति निरंतर चलती रहती है तो हमें भी अपने कार्यों में निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास क्या दिया है, ये जो हमारा गद्यांश था इस पे आधारित हमारे पास एक कथन आया है और फिर उसी कथन की व्याख्या जो दी गई है, कारण, उसका कारण जो है वो आर में बताया गया है। अब हमें देखना है कथन इस गद्यांश से है कि नहीं, कारण उस चीज की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं है, और उसी के हिसाब से हम नीचे दिए गए ऑप्शंस में टिक करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि यह सौंदर्य अंतिम नहीं है। तो ये हमारा कथन जो है दिया गया है, सही है। दूसरा आते हैं, भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है। तो यहाँ शिल्पकला की तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कथन को कारण आर, जो कारण आर है ये कथन को व्याख्यायित नहीं करता। तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये इनमें से कौन से कथन हमारे गद्यांश के हिसाब से सही हैं। एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं। तो चलिए तीनों को पहले एक बार पढ़ते हैं। कला की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा है, शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत के समान कहा गया है। कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है। तो इस गद्यांश के हिसाब से जो हमारे ये कथन दिए गए हैं इनमें हमारा कथन संख्या जो है पहला और तीसरा सही है। अब कैसे सही है मैं बता दूं, देखिए, शिरीष का वृक्ष कालजयी अवधूत के समान है, ये हमारे इस पाठ का स्टेटमेंट तो है लेकिन इस गद्यांश का स्टेटमेंट नहीं है। हमें गद्यांश देखना है, ये इस गद्यांश से नहीं लिया गया है इसलिए इसको गलत बताया गया है। कला की कोई सीमा नहीं होती, ये कथन हमारा इस गद्यांश में है। कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है। कौन से कवि है वो, सुमित्रानंदन पंत और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ दिखाई। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं और कालिदास हमारे आदिकाल के हैं। तो इस तरीके से इनको दिखाया गया है। तो इससे मेरा कथन पहला और तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन करिए। अब हमारी बुक जो है वितान से हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं 10। ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न वितान से लिए गए हैं। बहुत ध्यान से जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम टिक मार्क करेंगे। तो देखिए क्या है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे? क्या चीज है? पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल, पीढ़ी अंतराल या सिल्वर वेडिंग का परिणाम। तो यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कहानी की जो मूल संवेदना है वो है हमारा पीढ़ी अंतराल। तो किस तरीके से दो पीढ़ियों के बीच अंतराल दिखाया गया है, उनके विचार, उनके सोच, उनके रहन सहन, या तो आप उनको अपनाइए या एकदम अलग थलग पड़ जाते। तो यहाँ पे पीढ़ी अंतराल को दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ वाक्य का अर्थ है। अब ये जो हुआ जो शब्द लिया जाता है ये किस कारण से प्रयुक्त किया गया था इस पाठ में? पाश्चात्य विचारधारा के संदर्भ में, परिवार की संरचना के संदर्भ में, किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में, यशोधर बाबू की नियुक्ति के संदर्भ में। तो जो हुआ होगा ये कब बोला जाता है? जब नहीं पता कारण कि किशन दा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये है किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर उनकी मृत्यु किस कारण से हो गई थी। दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? तो ये हमारी जूझ पाठ से लिया गया है। क्यों वो कोल्हू जल्दी लगाना चाह रहे थे? काम जल्दी समाप्त करने के लिए, दूसरी फसल के लिए, गुड़ की ज्यादा कीमत के लिए, या खेत में पानी देने के लिए? तो वो किस लिए लगाते थे कि जल्दी कोल्हू लगा देंगे तो जल्दी जो है रस निकल आएगा और उससे गुड़ बनाकर हम कीमत जो है वो जल्द से जल्द बाजार में बेचेंगे तो और हमें गुड़ की ज्यादा कीमत मिलेगी। तो इसीलिए वो जल्दी कोल्हू लगा दिया करते थे। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? ये जो उपन्यास है हमने तो पढ़ा हिंदी में, लेकिन मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या गुजराती? तो ये जो उपन्यास है ये मराठी भाषा में लिखा गया था।
लेखक आनंद यादव की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पे लेखक का पिता कैसे घुर्राता था? वो कैसे बोलते थे कि कैसे कैसे घुर्राता है? कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सुअर के समान या चीते के समान? तो उसका पिता कैसे घुर्राता था? जंगली सुअर के समान घुर्राता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्या है? अतीत के दबे पांव से है। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें वो निकालना है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, वहां दिखावा नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता छोटे होते हुए भी महान थी, बहुत छोटी होते हुए, मतलब वहां के जो चीज थी वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। तो यहाँ पर जो सही है, मतलब जो उससे संबंधित नहीं है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। वहां राजा था लेकिन प्रभुत्ता नहीं थी। फिर आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे हमें विचार करना है और नीचे हमें आंसर लगाना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। क्या दिया है? महाकुंड स्तूप में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। दूसरा है मोहनजोदाड़ो सभ्यता में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई भी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत बुरी थी। मोहनजोदाड़ो से मिला नरेश के सिर का मुकुट बहुत छोटा था। तो ऊपर लिखित कथनों में कौन सा कथन या कौन से सही हैं? तो अब इसमें यहाँ पर जो सही है वो है हमारा पहला, दूसरा और चौथा। ये वाला जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत उत्तम थी। उसको देखकर आज के आधुनिक नगरों की निकासी वैसी बनाई जाती है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी कौन थे? कौन थे राखल दास बनर्जी? शिक्षक, भिक्षुक, पुरातत्ववेत्ता या व्यापारी? तो वो थे पुरातत्ववेत्ता। उन्हीं के कारण ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। वो सांची के स्तूप के नीचे इतनी बड़ी सभ्यता छुपी है, ये चीज हमें राखल दास बनर्जी के माध्यम से ही पता चला था। आते हैं, जूझ कहानी लेखक की किस प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है? ये पूरी कहानी हमने पढ़ी। इसको पढ़ने के बाद हमें लेखक के बारे में कौन सी एक आदत का पता चलता है, कौन सी एक नेचर, हैबिट का हमको पता चल रहा है। कविता करने की प्रवृत्ति, पढ़ने की प्रवृत्ति, लेखन की प्रवृत्ति या संघर्षमयी प्रवृत्ति? तो यहाँ पर उनका स्कूल बंद कर दिया जाता है, उसको चालू करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं वहाँ, फिर उसके बाद स्कूल जाना शुरू किया जाता है, फिर उसके बाद उनको क्या कहते हैं, कितना सारा काम स्कूल से जाने से पहले और बाद में भी करना पड़ता था, फिर उन्होंने कितने संघर्ष सब कुछ किए, ये पूरी चीज़। तो यहाँ पर उनकी संघर्षमयी प्रवृत्ति के बारे में हमको पता चलता है। प्रश्न संख्या 10 है, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबूर उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे? अब किशन दा रिटायर हो गए, अब रिटायर होने के बाद उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। अब उन्होंने अपना घर बनाया नहीं था, तो उनको वो यशोधर बाबू चाहकर भी किशन दा की मदद नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि किशन दा उनके साथ आकर रहें, लेकिन नहीं कर पाए और किशन दा को उनको अपने पुश्तैनी घर यानी गाँव में जाना पड़ा और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या कारण था कि यशोधर बाबू चाहते थे मगर तब भी किशन दा की वो मदद नहीं कर पाए थे? यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी, इसलिए यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। किशन दा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था, जिसे किशन दा ने स्वीकार नहीं किया। तो इसका कारण जो था वो था यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। भाई उनका पूरा परिवार था, एक बाहरी व्यक्ति को आप ला के रख देंगे, तो इस वजह से वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से हमारा ये जो भुक्ति वितान, इसके 10 प्रश्न यहाँ खत्म हुए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि अब हमारा पूरा टोटल सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए अभी प्रश्न संख्या 8 7 6 तक। अब हमारे शुरू हो रहे हैं सब्जेक्टिव जितना भी। अब हमें पूरी तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी सारे प्रश्नों की, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो अप्रत्याशित जो लेख आपको लिखने हैं उनके साथ आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 4, उन चारों में से कोई भी आपको एक करना होगा।
तो अब यहाँ पर आपको दिया गया 6 नंबर का ये अप्रत्याशित लेख रहेगा एक। तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, दूसरा है दिया और तूफान मानव जीवन का सत्य, झरोके से बाहर, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वर्णिम 75 साल। तो इन 4 ऑप्शंस में तो जो आप ऑप्ट करेंगे उनको आप अपने विचार को करेंगे। जाहिर से रखिए कुछ पॉइंट्स इसमें आपको अप्रत्याशित लेख में लिखने पड़ते हैं। पहली बात, आप पॉजिटिवली लिखेंगे, चीज है वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज, बहुत कोशिश करिए कि इन सभी टॉपिक्स में आप अपने आप को शामिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें मैं करके चीजों को लिखा जाता है। अब इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बता दूं। आरंभ यानी कि जब आप इस अप्रत्याशित लेख का जो आप स्टार्टिंग करोगे वो कितनी अच्छी कर रहे हो, प्रभावशाली कर रहे हो, इसके लिए देखकर आपको 1 अंक मिलेगा। फिर विषय वस्तु यानी कि उसके अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे, ठीक है, उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। आपकी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन आप कितना बढ़िया कर रहे हो उसके लिए 1 अंक मिलेगा। भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। तो भाषा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखिएगा और भारी शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। साधारण बोलचाल की भाषा में बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें यहाँ पर देने हैं। हमारे सामने 2 प्रश्न क्या कहते हैं 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों में देने हैं और ये प्रश्न होंगे 3 मार्क्स का, आपका 1 प्रश्न रहेगा, तो टोटल 6 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों के विवरण के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में काफी समस्या आती है। इस कथन के संदर्भ में नाट्य रूपांतरण की किन्हीं 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जब एक कहानीकार कहानी लिखता है तो किसी पात्र के जो मनोभाव हैं उनको प्रस्तुत करने में उसको बड़ी दिक्कत आती है, खास तौर से जब हम नाटकीय प्रस्तुतिकरण करते हैं। यानी कि अब कहानी में तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में करके उसके मनभावों को लिख देंगे, लेकिन जब हम उसको मंच पे प्रस्तुत कर रहे हैं तब उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, इसको व्यक्त करने में चुनौतियां आती हैं। तो अब इन चुनौतियां कैसी हैं आपको लिखना है। नाट्य रूपांतरण में चुनौतियां, यानी कहानी को में जब मनोभावों के लिए नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो जो चुनौतियां आती हैं। पहला, अब यहाँ पे आपको हमने पॉइंट्स दे दिया है, इस पॉइंट्स के अंदर आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या है, पात्रों के मनोभावों की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो है पात्रों के मनोभाव, किस तरीके से उनके मन के भावों को आप निकाल कर बाहर रखते हैं। फिर उसके बाद आता है मानसिक द्वंद्व के दृश्य, आप इनको कैसे दे सकते हो, मानसिक द्वंद्व आ सकता है, किस तरीके से मैं ये करूं नहीं करूं, वो करूं ये करूं, आप ये सारी चीजों को निकाल सकते हो। पात्रों की सोच के प्रस्तुतिकरण की आती है। दूसरी चुनौती होती है कि वो उनकी जो अपनी थिंकिंग है किसी भी व्यू पे, किसी भी दृश्य पे, किसी भी मैटर पे, वो आप कैसे प्रस्तुत करो। तो ये मेन चुनौतियां होती है भावों को निकालने में। उदाहरण के लिए ईदगाह कहानी का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। अब हामिद के पास 3 पैसे थे, अब उसके साथ सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम थी कि वो किस तरीके से खरीदे, किस तरीके से नहीं करे। कहानीकार के लिए उस द्वंद्व को निकाल के रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो आप इस तरीके से उल्लेख कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या ख पे। रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह ध्वनि के माध्यम से ही संप्रेषण करता है, इसीलिए नाटक में ध्वनि संकेतों का विशिष्ट महत्व होता है। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता स्पष्ट करते हुए कोई 3 बिंदु अवश्य लिखिए। रेडियो नाटक सिर्फ हम सुन सकते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ की ध्वनि, जैसे दरवाजे की खुलने की ध्वनि, चेयर की खिसकाने की ध्वनि, कप को रखने की ध्वनि, खांसने की ध्वनि, हर एक चीज़ ध्वनि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहानी में तारमयता इन ध्वनि के माध्यम से ही पड़ती है। तो अब आपको इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को 3 बिंदुओं में समझाना है। कैसे समझाएंगे, देखिए। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता। पहला है मंच नाटक लेखन, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाटक लेखन में काफी समानता होती है। मतलब जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो आप रेडियो नाटक अलग तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन क्या होता है जब हम मंच नाटक यानी कि स्टेज प्ले लिखते हैं, फिल्म की पटकथा लिखते हैं यानी फिल्म के लिए जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं, और रेडियो के लेखन में काफ़ी समानताएं होती हैं, लेकिन तब भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं पटकथा है और मंच लेखन है, इसे आप द्रव्य श्रव्य दोनों माध्यम है, लेकिन रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, उसे हम सिर्फ सुन सकते हैं।
रेडियो में ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए ही दृश्य का माहौल पैदा करता है। जैसे हमने बताया कि ध्वनि के माध्यम से हम पूरा दृश्य क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं। इसीलिए संवाद व ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दृश्य की जगह कट या हिस्सा लिखा जाता है। हम जहाँ जैसे हम पटकथा में दृश्य लिखते हैं, दृश्य संख्या 1 2 3, यहाँ पे हम कट या हिस्से जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दृश्यों की ध्वनि संकेतों को दिखाया जाता है। दृश्यों की ध्वनि में हम संकेतों को दिखाते हैं। जैसे हम बोले जल्दी से वो बस में चढ़ गया, तो बस के आने की और उसके खटखट चढ़ने की आवाज़ हम यहाँ पर, और बस के चले जाने की जो आवाज़ है वो हम यहाँ पर दृश्य कट के माध्यम से दिखा सकते हैं, तभी दृश्य जो है वो एक क्रिएट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा गा प्रश्न। क्या है? रटंत या कुटेव की बुरी लत क्यों कहा गया है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है? तो रटंत यानी कि रटने की जो प्रक्रिया होती है वो, उसी को कुटेव कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बुरा क्यों कहा गया है? नए और अप्रत्याशित लेखन द्वारा इस लत से हम कैसे बच सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? देखिए, रटन का अर्थ, पहले तो रटन का मतलब क्या होता है ये हमें बताना पड़ेगा। तो क्या है रटन का अर्थ? दूसरों के द्वारा तैयार सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की आदत को हम रटन कहते हैं। यानी कि जिसको हम बोलते हैं भाई रट लो, वो कहलाता है रटन। यानी कि दूसरा किसी का लिखी हुई चीज़ है और हमने रट लिया। अब इसे लत कहे जाने का कारण क्या है, क्यों हम इसको लत कहते हैं? असली अभ्यास का मौका ना मिलना, मतलब जब हम रटी हुई चीज़ होंगे तो हम किसी चीज़ पे इनोवेटिव वे से काम करना की सोचेंगे नहीं। जो लिखा है वही लाओ, वही लिख देते हैं अपने तरीके से। कौन दिमाग खर्च करे, कौन टाइम वेस्ट करे, कर देते हैं। भावों की मौलिकता समाप्त हो जाती है। हम अपने जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते, हम उनको लिख नहीं पाते। चिंतन शक्ति क्षीण हो जाती है, सोचने की शक्ति हमारी कम हो जाती है, सोचने की क्षमता में काफ़ी कमी हो जाती है, हम चीज़ों को थिंक नहीं कर पाते। तो ये इन कुछ पॉइंट्स पे आप लत कहे जाने के कारण को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब दूसरों के लिखे आश्रित होना और दूसरों पे लिखे हम डिपेंडेबल हो जाते हैं। अब इस लत से हम बचेंगे कैसे? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से बचा जा सकता है। अगर हम ये अप्रत्याशित लेखन करेंगे तो हम ये रटे हुए पे लिखना अपने आप, क्योंकि हमारे पास अप्रत्याशित में ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको हम सोच नहीं सकते, जो पहले से अवेलेबल ही नहीं है। इनको हमें अपने हिसाब से ही लिखना होगा, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है और नए विषयों पर विचार, अभिव्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारे पास में अभिव्यक्ति माध्यम के ही प्रश्न हैं। यहाँ पर फिर से 3 प्रश्न दिए गए हैं और 2 प्रश्न हमको करने हैं। ये हैं 4 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो ये आपके 4 मार्क्स का प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, तो ये 8 मार्क्स का आपका हो जाएगा। वर्ड लिमिट याद रखना, 80 मार्क्स का आपको करना है। कितने मार्क्स का करना है? 80 मार्क्स का आपको करना है। तो एक प्रश्न 4 मार्क्स का, बहुत सावधानी से इसको डिटेलिंग में देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है। इस शैली का नाम बताते हुए समाचार लेखन की शैली को स्पष्ट कीजिए। समाचार लेखन की हमारी शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली, वो हमें बतानी है और उसको पूरा व्याख्यायित करना है कि हमें कैसे लिखना है। तो कैसे है देखिए, समाचार लेखन की विशेष शैली का नाम उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना सबसे पहले दी जाती है और तत्पश्चात उससे कम महत्वपूर्ण और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार लिखे जाते हैं। इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन समाचार प्रस्तुति के 3 चरण होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे डिटेल में दे दोगे। फिर दूसरा प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग या विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताना है। तो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, इन दोनों के डिफरेंस को आप यहाँ पर बताना है। तो इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, बीट रिपोर्टिंग को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। पहले अंतर तो ये हो गया। बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होना पर्याप्त है, उसे केवल सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर को अपने विषय, क्षेत्र और घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं की बारीक विश्लेषण करके उसका अर्थ भी स्पष्ट करना पड़ता है। यानी कि वो उसमें पूरा स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिस भी क्षेत्र को वो ले रहा है। जबकि बीट रिपोर्टिंग में जो भी उसका अपना क्षेत्र है, बस उससे जुड़ी खबरें ही देनी पड़ती हैं।
बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं की बारीकी से विश्लेषण करना आवश्यक है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग से संबंधित उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। आप इसमें कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे आप क्राइम ले लो, फिल्म ले लो, खेल ले लो, उससे कुछ आप बता सकते हैं कि इस तरीके से बीट रिपोर्टिंग होती है और इस तरीके से विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर क्या है? फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब आपको बताना है फीचर क्या होता है, इसे आप परिभाषित करेंगे और अच्छे फीचर के 3 विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मिक लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। तो ये होता है फीचर। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता। तो फीचर की जो विशेषता होती है वो क्या होता है? वो तुरंत जो घटना घट रही है उससे अवगत नहीं कराता। वो किसी एक टॉपिक पे लेखक के विचार होते हैं। समाचारों के विपरीत फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार में जो भी उस समाचार को पढ़ रहा है या एंकर है जो, उसमें आप अपने विचार नहीं रख सकते, लेकिन फीचर में लेखक अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। फीचर लेखन कथ्यात्मक शैली में किया जाता है। जैसे समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, लेकिन फीचर कथ्यात्मक शैली में लिखा जाता है। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया गया है? काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं हमें। अब हमारे पास क्या है? 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमें जो है 2 प्रश्न करने हैं जो हमारे 60 वर्ड्स के होंगे, और ये हमारी बुक का आरोह के काव्य खंड से लिया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, कितना आपका 3 मार्क्स का है। 2 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा। पहला है आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात करी है। तो ये हमारा हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय लिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि उन्होंने अपने विचारों को किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी है, हमें ये बताना है। क्या है? कवि का सांसारिक कठिनाइयों से जूझने पर भी इस जीवन से प्यार करना। वो बहुत परेशानियां कर रहे हैं, लेकिन तब भी संसार से प्यार करते हैं। संसार और विपरीत परिस्थितियों की परवाह न करना। संसार और जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करते हैं। उसे संसार अपूर्ण लगता है, क्योंकि भाई अपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि वो सांसारिक भोग नहीं रहे हैं। फिर अपने सपनों का अलग ही संसार लिए फिरता है। उनकी जो अपने सपने हैं वो अपने साथ रखते हैं और उन्हीं से वो खुश रहते हैं। तो इस तरीके से वो सामंजस्य बिठाते हैं संसार के साथ में। इन पॉइंट्स को आप डिटेल में देंगे। फिर है रस का अक्षय पात्र से कवि की रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो रस का जो अक्षय पात्र यहाँ पर कवि ने जो प्रस्तुत किया है वो किस चीज के बारे में बता रहे हैं, रचना कर्म कौन सी विशेषताएं वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, अर्थात जो रचनाएं करी जाती हैं वो पात्र कभी खाली नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है रचना कर्म अविनाशी और कालजयी है। इसमें आप जो भी कविताएं करते हैं ये कभी मिटाई नहीं जा सकती और सालों तक वैसी बनी रहती हैं। फिर है कवि की रचनाएं हमेशा अमर रहती हैं, पाठकों को अच्छा संदेश और जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। बार बार पढ़े जाने पर भी कविता का रस समाप्त नहीं होता। फिर है इसी विशेषताओं के कारण रचना कर्म को रस का अक्षय पात्र कहा जाता है। तो ये जो हमारी कविता थी, कविता के बहाने जो थी उसमें से लिया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि कविता रूपी जो अक्षय पात्र होता है लेखक का, वो कभी खाली नहीं होता, कालजयी होता है और हमेशा वो नया बना रहता है किसी भी काल में। अब गा प्रश्न है विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये हमारी कविता बादल राग से लिया गया है। विप्लव रव से यानी कि क्रांति से ही जो है वो छोटे लोग, जब बदलाव आता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो निम्न स्तर के लोगों को ही होता है।
तो यहाँ पर विप्लव से तात्पर्य हमारा क्या है, क्रांति से, यानी कि क्रांति आएगी तो बदलाव आएगा। और छोटे ही शोभा पाते, मतलब समाज में सबसे ज्यादा अगर व्यवस्थाओं में चेंज होता है तो जो बड़े लोग हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन छोटे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो क्या दिया गया, इसको आप किन पॉइंट्स पे जो है लिखोगे पूरा, कैसे है। विप्लव रव से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। क्रांति गरीब लोगों या आम जनता में जोश भर देती है। गरीब आम जनता ही शोषण का शिकार होती है। समाज में क्रांति इन्हीं से आरंभ होती है, इसीलिए यही क्रांति के जनक होते हैं। यानी कि अब तकलीफ इनको है तो जाहिर सी बात है क्रांति भी इन्हीं के कारण ही जन्म लेगी और फायदा भी सबसे ज्यादा इन्हीं को प्राप्त होगा। क्रांति का आगाज होते ही ये नए और सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगते हैं, जिसकी चमक इनके चेहरे पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए छोटे ही क्रांति यानी विप्लव रव के समय शोभा पाते हैं। यानी कि जब क्रांति होती है तो उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके रहन सहन चीजों में बदलाव सबसे ज्यादा आता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, काव्य खंड पे ही आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 के उत्तर देने हैं, मगर कितने में, 40 में। ये हमारा कितना है, 2-2 नंबर के ये प्रश्न आएंगे हमारे, 2-2 मार्क्स के ये प्रश्न हमारे पास रहेंगे। तो ये टोटल हमारे हो गए 4 मार्क्स के। पतंग क्या है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। तो यहाँ पर क्या है, जो कविता पतंग दी गई थी वो पूछा गया है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, अर्थात कौन उड़ रहे हैं, बच्चे। तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, वो कैसे, उनकी भावनाएं, उनका जोश, उमंग सब पतंग के रूप में आसमान पे उड़ रहे हैं। इसे आप किन पॉइंट्स पे देंगे, देखिए। बच्चों को पतंग का बहुत प्रिय होना, बच्चों के लिए पतंग बहुत प्रिय है, ये बताएंगे। फिर है, आकाश में उड़ती पतंग देखकर बच्चों के मन भी उड़ान भरता है। पतंग की भांति बाल मन का ऊंचाइयों में छूने की चाह है, आसमान से पार जाने की चाह है। पतंग की उड़ान का बच्चों के रंग बिरंगे सपनों के समान होना है, बालकों का मन चंचल होना है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से बच्चे पतंग के बहाने ही ऊपर उठ जाते हैं। उनकी खिलखिलाहट, सोच, उनके जीवन के रंग बिरंगे रंग, ये सभी पतंग के माध्यम से आकाश को झिलमिला रहे होते हैं। और ये सभी बच्चों की उमंगें होती हैं जो पतंग के रूप में आसमान में उड़ रही होती हैं। दूसरा प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। तो ये क्या था, हमारी जो कविता थी बात सीधी थी पर, तो इसमें किस तरीके से कविता जो है सुनाते सुनाते कवि हमारे किस तरीके से बात में उलझ जाते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर क्या दिया था, बात और भाषा के परस्पर जुड़े होते, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है। हम भाषा को बहुत ज्यादा अलंकारित करने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्द भर देते हैं कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसके मतलब से तो हम कहीं हट ही जाते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे आप, देखिए। बात भाव है और भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। मतलब हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो क्या है, हमारी बात है, और हम प्रकट कैसे कर रहे हैं, उसे भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। बात और भाषा में चोली दामन का साथ है। कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मैंने बताया ना, हम भाषा को अलंकारित करने के चक्कर में सीधी सीधी बात को भी टेढ़ा कर देते, जैसे हमारे कवि ने किया था। मनुष्य का शब्दों के ये चमत्कार में उलझकर इस गलतफहमी का शिकार होना कि कठिन और नए शब्दों के प्रयोग से अधिक प्रभावशाली ढंग से बात कही जाती है। भाव को भाषा का साधन बना लेना, भाव की अपेक्षा भाषा पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण भाव की गहराई समाप्त हो जाती है। मतलब जब हम कोई बात को व्यक्त करते हैं तो हमें भावों पर ज्यादा महत्व देना है, ना कि भाषा पे। और जब हम भाषा पे ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो हमारी बात और हमारे भाव, जिस चीज के लिए वहां खड़े हैं अपनी बात को समझाने के लिए, वो अपने महत्व को खो देती है। और हम क्या है, भाषा के चक्कर में अटक के रह जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर इस महत्व को समझाने का यहाँ हम इस तरीके से प्रयास करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। कवितावली के छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उन्होंने वहां पर बताया ना,
किस तरीके से वहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं है, उनके पास कमाने के लिए, रहने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि भिखारी को भी भीख नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति उन्होंने बताई है। तो जब उनको ज्ञान है तभी तो उन्होंने इस चीज को बताया है। तो आप यहाँ पर इन पॉइंट्स पर उसको बताएंगे। कैसे? तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, क्योंकि कवितावली में उनके द्वारा, अब कवितावली में उनके द्वारा क्या क्या बताया गया है, समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया गया। उनके समय के समाज का उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रण किया कि किस तरीके से समाज में गरीबी और भुखमरी जो व्याप्त थी वो चीज उन्होंने वहां बताई है। समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। भाई आप क्या कहते हैं, व्यापारी हो, भिखारी हो, दुकानदार हो, किसान हो, सभी के पास में कार्य नहीं है, सभी भूखे हैं। तो यहाँ पर सभी समाज का चित्रण उन्होंने किया है। गरीबी के कारण लोगों द्वारा अपनी संतान तक को बेच देने का वर्णन है। दरिद्रता रूपी रावण का हाहाकार दिखाए, किसान को हीन दशा का मार्मिक चित्रण है। तो ये सभी उन्होंने कवितावली के 2 छंदों में हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से वहां की समकालीन स्थितियां हैं। तो जो आपने दोनों पद पढ़े हैं ना, उन दोनों पदों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी उस समय के लोगों में। अब आते हैं प्रश्न संख्या हम 12 पे। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको देने हैं। अब हमारे पास जो आरोह बुक का जो गद्य खंड है, उन चैप्टर्स में से हमारे सामने जो है 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें 2 प्रश्न करने हैं और 60 शब्दों का वर्ड लिमिट दी है। तो 3 मार्क्स का हमारे पास 3 प्रश्न करने हैं, 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न करने हैं, यानी 3 नंबर का 1 प्रश्न हो रहा है हमारे पास। तो टोटल 6 नंबर का हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है? पहला, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, बस देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति, और इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट करके लिखिए। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं बाजार दर्शन से जो है हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर हमें बताना है कि बाजार जो है वो किसी को में भेदभाव नहीं करता, वो देखता क्या है, सिर्फ क्रय शक्ति कितनी है। तो इस कथन को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। किन किन पॉइंट्स पे आप इसको लिखोगे? हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। पहली बात तो ये कथन से हम सहमत हैं क्योंकि बाजार कोई भी व्यक्ति चला जाए, बस वो देखता है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके पास कितना पैसा है, उसी के साथ है। तो हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द है, हिंदू है, मुसलमान है, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक है, मतलब वो क्या है, कस्टमर है। जितना भी आए, बस आप ये होना चाहिए कि आप उस दुकान से सामान खरीद सकते हो कि नहीं। आज जबकि जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव है, ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय, उसे तो ग्राहक चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार यह सामाजिक समता की भी रचना करता है। तो बाजार क्या है, सामाजिक समानता को दिखाता है क्योंकि वहां पे किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं दिखाया जाता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो पहलवान की ढोलक चैप्टर से लिया गया है। तो उनके हर स्टेज पे हमें बताना है, बचपन से लेकर उनके मरणासन अवस्था तक पे जो जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को आप जो है डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं देंगे। क्या दिया है? कहानी के आरंभ में लुट्टन के माता पिता का चल बसना और सास द्वारा पालन पोषण किया जाना। दूसरा था कहानी के मध्य में दंगल जीतकर उसका मशहूर पहलवान बन जाना, सुख सुविधा के सब सामान पास होना और 2 जवान बेटे का पिता बन जाना पर पत्नी का स्वर्ग सिधारना। तो कहानी के मध्य में उसके साथ ये हुआ था। कहानी के अंत में हैजे से दोनों बेटों की मृत्यु, स्वयं भी हैजे का शिकार होकर संसार से चले जाना। तो ये कहानी के 3 स्टेज में आरंभ, मध्य और अंत में उसके साथ ये परिवर्तन हुए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? स्पष्ट कीजिए। तो हमारे पास में ये जो चैप्टर आया है ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित जाति प्रथा और जो है मेरे सपनों का आदर्श समाज से लिया गया है।
तो इसमें पूछा गया कि जाति प्रथा जो है वो भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण कैसे बनती जा रही है, ये बताना है। यह स्थिति आज भी है, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे बनी थी भाई, वहां जाति प्रथा के हिसाब से लोगों का व्यवसाय को डिसाइड कर दिया जाता था जन्म से पहले, और उन्हें जरूरत के हिसाब से अपने व्यवसाय को बदलने की आजादी नहीं थी। तो इस कारण से अगर मान लीजिए आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें आपको मुनाफा नहीं है, तो आप अपना रोजगार चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से व्यक्ति बेरोजगार हुआ जाया करता था। तो इसे आप कैसे करेंगे, देखिए, जाति प्रथा के बंधन के कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। इसी कारण उसे भूखों मरने तक की नौबत आ जाती थी। जाति प्रथा पैतृक पेशा अपनाने पर जोर देती थी, भले ही वह इस पेशे को पारंगत ना हो। मतलब जो आपका पैतृक पेशा है आप वही अपनाएंगे, चाहे आपको वो हुनर आता हो या ना आता हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको अपनाना वही है। जाति प्रथा व्यक्ति को पेशे विशेष में बांध कर रखती थी, जो समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बन जाती थी। आज समाज की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। आज व्यक्ति को अपना पेशा चुनने और बदलने का पूर्ण अधिकार है। आज सभी समाज के सभी क्षेत्रों में सभी जाति के लोग कार्यरत हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 13 पे। ये तुम्हारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। क्या है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारा ये आरओ बुक के गद्य खंड से ही के चैप्टर से ही 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, 2-2 मार्क्स के प्रश्न है, यानी कि 4 मार्क्स का हमारा ये होगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्या दिया है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है। उन्होंने उसे क्यों बोला है कि वो कालजयी अवधूत है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तो किसके पॉइंट है, सन्यासी की तरह ही सुख दुख की परवाह न करना। जैसे सन्यासी है सुख दुख की परवाह नहीं करता, वैसे जो है शिरीष का फूल भी नहीं करता। जीवन में अजेयता के मंत्र को घोषणा करना, कि मतलब वो हर चीज पर जय प्राप्त कर सकता है, ये चीज करता है। बाहर की गर्मी धूप बारिश से प्रभावित नहीं होना। धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में अजय जीवन व्यतीत करना। भावनाओं की भीषण गर्मी में भी अजय रखना। तो यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस तरीके से शिरीष हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखता है, इसी और हमेशा समय तक वो इसी तरीके से बना रहता है, तो इसीलिए उसे सन्यासी के माध्यम से कालजयी अवधूत कहा है। एक तो वो हमेशा रहता है और दूसरा उसकी प्रवृत्ति एक सन्यासी के माध्यम से होती, जैसे एक सन्यासी होता है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए उसको कालजयी अवधूत कहा गया है। अब एक खा प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली ये नाम किस आधार पर दिया। ये टोली ही अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो अब ये जो है जो ये चैप्टर दिया गया है काले मेघा पानी दे से था। तो किस तरीके से मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया गया और ये सेना अपने आप को इंद्रसेना क्यों बोलती थी। भाई जैसे मेढक पानी में उचड़ता है लौटता है, उसी तरीके से ये बच्चे भी पानी लेते थे, इसलिए इसको मेढक मंडली बोला गया। इंद्रसेना इसलिए क्यों बोला गया, क्योंकि इंद्र के आवाहन यानी कि वर्षा हो इसलिए ये सेना निकलती थी, ये कि इंद्र भगवान आए। तो इंद्र के आने से पहले इंद्र की सेना जो है उनके लिए जल प्राप्त करती थी, तो इसलिए इसको इंद्रसेना कहा गया। तो क्या है, गांवों के लोगों का किशोर लड़कों की उछल कूद से चिढ़ना, इसी उनकी वजह से होने वाले सड़क में कीचड़ से चिढ़ना इंद्रसेना कहे जाने का कारण है। तो यहाँ पर आप जो बताओगे सबसे पहले कि उन लोग उछल कूद करते थे और कीचड़ फैलता था, इस कारण से इन लोगों को मेढक मंडली कहा जाता था। इंद्रसेना कहे जाने का कारण क्या है, भगवान इंद्र से वर्षा की विनती करना और स्वयं को इंद्र की सेना का सैनिक मानना, कि मतलब वहां पर वो सब इंद्र के भगवान के लिए पानी मांगने निकलते थे, इसलिए उन्हें इंद्रसेना कहा जाता था। और साथ साथ वो लोग इंद्र भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो वर्षा जल्दी करें, तो इन्हीं कारण से उनको इंद्रसेना कहा जाता था। अब तीसरा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भक्तिन अच्छी है लेकिन तब भी उसमें दुर्गुण है, दुर्गुणों का वो ऐसा उन्होंने लेखिका ने क्यों बोला, क्या कारण था। भक्तिन भोली भाली बुद्धिमान सेवा भाव वाली थी, किंतु उसकी भक्ति में कुछ दुर्गुण भी थे। मतलब उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, तो भक्तिन थी लेकिन तब भी उनके कारण
जो है लेखिका को कहीं ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था और वही चीज़ें उसके दुर्गुण के रूप में उभर कर आती थी। तो वो क्या था? पैसों को भंडार घर में मटकी में छुपाना, जहां तहां पैसे मिल जाएं तो अरे जब पैसे मिलते हैं तो जो मालकिन है जैसे लेखिका है उनको दे देना चाहिए, नहीं, वो उनको ले जाके मटकी में छुपा देती थी। तो ये एक उसका दुर्गुण था। दूसरा था लेखिका से बेवजह तर्क वितर्क करना, कोई बात अगर लेखक ने कही तो उसका हमेशा उसके साथ वो बहस करने लगती थी, ये उसका दुर्गुण था। लेखिका से झूठ बोलना, अक्सर वो लेखिका से झूठ भी बोलती थी। शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या अपने अनुसार करना, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा होता था उसे वैसा ना बताकर अपने अनुकूल बताना। तो इस तरीके के उनके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भी थे। इसीलिए लेखिका ने उन्हें बोला कि जहां उनकी भक्ति बहुत अच्छी थी, उनमें बहुत अच्छाइयां थी, उसी तरह उनमें कुछ दुर्गुण भी भरे हुए थे। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास 12th हिंदी कोर का हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर आपके लिए प्रस्तुत किया। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अब आपको अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप शुरू हो जाइए फटाफट अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी से आप करना शुरू करेंगे तभी एग्जाम तक हर एक चीज़ आपके लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगी। और रही बात हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स की, तो हम आपके एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे, अर्थात आपके लिए नई नई चीज़ लेते आते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ही सुविधा होती रहेगी। और ये सारे ही वीडियो जो हैं वो आपको 100% फ्री मिलेंगे। मतलब अभी तक तो आप 100% सारे फ्री वीडियो देखते आ रहे हैं, आगे भी आप देखते ही रहेंगे। ये सारे वीडियो 100% फ्री आपको हमारे जो है हमारे ऐप यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब पे 100% फ्री मिल रहे हैं। इसके अलावा आप डेली अपडेट के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए नई आने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इनसे ज़रूर जुड़िए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।